So, well, in this video, we'll be discussing the factors that affect the rate of transpiration. इसमें हमारे पास 5 effects हैं जिसको हमें डिस्कस करना है. Number 1 is the light, number 2 is the humidity. अब light को light intensity भी कहते हैं, ठीक है. Number 3 is the temperature. Number 4 is the atmospheric pressure, and number 5 is the wind speed या wind velocity, ठीक है. सबसे पहले हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं. रिलेटिव इन अदर वर्ड यू कैन जस्ट से दैट ओवरऑल ह्यूमिडिटी हमारे पास कितनी होती है जी, और वो क्या इफेक्ट करती है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है, at a particular time and temperature is expressed as a percentage of the amount required for saturation at the same temperature. Yeah, the rate of transpiration is inversely proportional to relative humidity. More the relative humidity, less the transpiration rate. What does basically this means? देखो ह्यूमिडिटी तो तुम्हें पता है ना कि दैट इज द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है. अब देखो जिस तरह से हम ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करने वाले हैं ना, अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर में पहले से ही वाटर वेपर्स की कंसनट्रेशन हाई होगी, ज़्यादा वाटर वेपर्स होगा, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, तो हमारे पास ट्रांसपायरेशन इतना नहीं होगा. क्योंकि पौधे में से पानी निकल के कहाँ जाए? दैट्स द कॉमन सेंस. पौधे में से पानी निकल रहा है, ट्रांसपायर हो रहा है, तो ट्रांसपायर होकर वो कहाँ जाता है? फ्रॉम द लीफ टू द इन्वायरमेंट. अगर इन्वायरमेंट में पहले ही पानी ज़्यादा होगा, उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, सो वाई कैन वी से दैट हमारे पास फिर भी ह्यूमिडिटी जो है ट्रांसपायरेशन होगी? नो, ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स इट. हमने देखा कि एक पौधे को हमने रखा लेस ह्यूमिडिटी में, दूसरे पौधे को रखा हमने हाई ह्यूमिडिटी में. तो जहाँ लो ह्यूमिडिटी थी वहाँ पर ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हुई, क्योंकि वहाँ पर वाटर वेपर्स की जो कंसनट्रेशन थी वो लो थी. और जहाँ पर हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन द ह्यूमिडिटी इन द एयर एटमॉस्फेयर हाई थी, यानी ह्यूमिडिटी हाई थी, तो हमारे पास वहाँ पर जो है ट्रांसपायरेशन नहीं हुआ. और ट्रांसपायरेशन नहीं हुआ क्यों? द रीज़न बिहाइंड इट इज़ बेसिकली, देखो वहाँ पे हमारे पास जब ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की कंसनट्रेशन हाई है, तो प्लांट क्यों जो है वो बिला वजह पानी को ट्रांसफायर करेगा? ट्रांसपायरेशन कैसे होगी? अब देखो, फिर पहली बात तो ये कि वहाँ पे ट्रांसपायरेशन क्यों होगी, पानी क्यों बाहर जाएगा जबकि एटमॉस्फेयर में पहले ही इतना ज़्यादा पानी है. दूसरी बात ये, जब बहुत ज़्यादा पानी एटमॉस्फेयर में, तो डोंट यू थिंक कि हमारे पास कंसनट्रेशन ग्रेडियंट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? ऑफ कोर्स वाटर पोटेंशियल पर इफेक्ट पड़ रहा है. कि हमने कहा था, मैंने आपको कहा था, दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करके चलो. हमारे पास जिस तरह से लीफ है, लीफ में हमारे पास वाटर की कंसनट्रेशन हाई थी और बाहर जो है वो लो थी, लेकिन अब बाहर ह्यूमिडिटी हाई है, तो लीफ के लिहाज से अगर बाहर हाई ह्यूमिडिटी होगी, या अगर हम कह रहे हैं कि लीफ जितनी हाई नहीं होगी हमारे पास, लेकिन फिर भी होगी टू सम एक्सटेंड, तो ट्रांसपायरेशन स्लो होगी, कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी. तो बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. जितना ज़्यादा हमारे पास ह्यूमिडिटी होगा उतनी कम हमारे पास ट्रांसपायरेशन होगा. जितना ज़्यादा हमारे पास ट्रांसपायरेशन होगा, ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ह्यूमिडिटी कम होगा. तो इन दोनों का आपस में कौन सा कोरिलेशन है? दैट्स द नेगेटिव कोरिलेशन. आपसे कोरिलेशन पूछेंगे, उसकी टर्म में बात करो तो नेगेटिव कह दो, या प्रोपोर्शनैलिटी की बात करो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह दो, ठीक है. Now similarly, let's talk about the temperature, light and air. Temperature, a high temperature lowers the relative humidity. जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आप खुद बताओ कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज़्यादा होंगे? नहीं, वो एवापोरेट कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को लो कर देता है. एंड ओपन्स स्टोमेटा इवन इन द डार्कनेस. अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, टेम्परेचर बहुत हाई होगा, तो भले अंधेरा हो, यानी कि रात हो, ठीक है, डार्कनेस, उसमें भी हमारे पास जो स्टोमेटा है वो खुल जाता है. मैंने आपको कहा था स्टोमेटा दिन के टाइम खुलता है और रात के टाइम वो क्लोज हो जाता है. लेकिन जब अगर रात के टाइम भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, तो स्टोमेटा खुल जाता है. एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीजेस. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी. बोथ आर नाउ पॉजिटिव कोरिलेशन या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है. ट्रांसपायरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जितना ज़्यादा हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारे पास ट्रांसपायरेशन होगा. और इवन इनफैक्ट यहाँ पर ये की पॉइंट याद कर लो कि भले रात हो रही हो, अगर वो तुमसे कह रहे हैं कि एक सिचुएशन दे रहा है कि रात हो रही है और स्टोमेटा अचानक खुल गया, और जो है वो आप बताएं फिर आगे का सीन, या इस तरह से लाइक क्वेश्चन, मतलब सीन ऑफ कोर्स दे विल यूज द एप्रोप्रिएट वर्ड्स. मैं तो इस तरह से सिर्फ एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई रात का वक्त है और किसी प्लांट ने स्टोमेटा को खोल दिया अपने, और वहाँ से वाटर को एवेपोरेट होना है, तो बताओ क्या क्या रीज़न है क्यों? तो तुम बोलोगे हाई टेम्परेचर है, उसकी वजह से स्टोमेटा खुला है और वाटर एवेपोरेट हो रहा है, ठीक है. यानी कि इट्स बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू नीड टू नो अबाउट टू थिंग्स. यहाँ पे एक तो एवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन का वर्ड यूज़ कर लो. सेकेंडली, जब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे तो बताओ, अपनी एक्सप्लेनेशन में एविडेंस दो कि ये इसलिए हो रहा है बिकॉज टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
ट्रांसपायरेशन। तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उतना हमारे पास ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ होगा, ओके, उसका रेट इंक्रीज़ होगा। लाइट की बात करते चलेंगे, अगेन सनलाइट की बात कर रहे हैं हम। द स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज इन द डार्क। प्रेजेंस ऑफ लाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। मुझे नहीं लगता मुझे इसको समझाने की ज़रूरत है, पर मैं फिर भी बता देता हूँ। जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी, ऑफ कोर्स ज़्यादा ये कम का मतलब नहीं है। अगर लाइट है तो फिर ट्रांसपायरेशन होगी, अगर लाइट नहीं है तो ट्रांसपायरेशन होगी। तभी दिन के वक्त स्टोमेटा खुलता है, रात के वक्त वो बंद हो जाता है। तो हाई लाइट या हाई लाइट इंटेंसिटी तो ट्रांसपायरेशन का रेट हाई है, लो लाइट इंटेंसिटी तो फिर ट्रांसपायरेशन का रेट लो है। तो बोथ आर इवन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लाइट और ट्रांसपायरेशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एयर क्या है? इफ़ द एयर इज़ स्टिल, यानी कि हवा रुकी हुई है, ठीक है, कोई विंड नहीं है, हवा रुकी हुई है, हब्स हो रहा है, इन वी कैन जस्ट कंक्लूड दैट हब्स हो रहा है, गर्मी सी हो रही है, ठीक है, इस तरह के। द ट्रांसपायरेशन रेट इज़ लो, इसका जो ट्रांसपायरेशन रेट है वो लो होता है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द वाटर वेपर एक्यूमुलेट्स अराउंड द ट्रांसपायरिंग ऑर्गन्स एंड रिड्यूस द डिफ्यूजन प्रेशर डिफ्लेक्ट ऑफ द एयर। इससे क्या होता है, देखो, जब इस तरह से जब हमारे पास एयर स्टिल होता है तो हमारे पास ह्यूमिडिटी, क्योंकि वाटर वेपर जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, एक बार गौर से समझना, मैं विंडी वेदर का भी बताऊंगा कि जब हवा चल रही हो और एयर जब स्टिल होता है तब क्या होता है। जब हब्स होता है या कुछ भी नहीं होता, वो रुका हुआ है, तुम्हें तो कॉमन सेंस लग रही होगी कि यार अगर हब्स हो रहा है तो फिर तो ट्रांसपायरेशन होनी चाहिए। पर खुद एक कॉमन सेंस की बात लड़ाओ कि अगर एक जगह पर खुद ही ट्रांसपायरेशन लो है और उसका रीज़न क्या बन रहा है कि हमारे पास एयर स्टिल है, एयर स्टिल होने की वजह से ट्रांसपायरेशन लो क्यों है? उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो वाटर वेपर है वो स्टिल है और वो एक्यूमुलेट यानी जमा हो जाते हैं किसके नज़दीक? ट्रांसपायरिंग ऑर्गन्स के नज़दीक, जो कि लीव है हमारे पास यूजुअली, वहाँ से ट्रांसपायर होते हैं, स्टेम के नज़दीक जो है वो जमा हो जाता है आगे, तो उससे ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाती सही से, ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो लो हो जाता है, ठीक है। अगर विंडी वेदर है, ठीक है, इफ़ द एयर इज़ मूविंग, द सैचुरेटेड एयर अराउंड द लीव इज़ रिमूव्ड एंड द ट्रांसपायरेशन रेट इंक्रीजेस। अब जब हवा चल रही है तो वाटर वेपर जो कि हवा में स्टिल थे, एक जगह पर रुके हुए थे, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू हो गए थे और ट्रांसपायरेटिंग ऑर्गन्स के नज़दीक या ट्रांसपायरिंग ऑर्गन के नज़दीक। अब क्या होगा कि वो जब हवा चल रही है तो हवा वाटर वेपर्स को अपने साथ लेके जा रही है, तो कोई भी वाटर वेपर स्टिल नहीं है या रुका हुआ नहीं है, जमा नहीं हो सकता, क्योंकि हवा कंटिन्यूस है, वो एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल्स को लेके जा रही है, वाटर वेपर्स को लेके जा रही है। इसका रिजल्ट क्या बन रहा है? इसका रिजल्ट बन रहा है कि भाई उसके पास लीव्स के पास आपस में स्पेस है, उसकी जगह इसके नज़दीक कोई वाटर वेपर नहीं है, तो वो आराम से जो है वो ट्रांसपायरेशन करता है। तो विंडी वेदर होगा यानी हवादार होगा मौसम, तो फिर हमारे पे ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। अगर हब से या वी कैन जस्ट से दैट एयर इज स्टिल, तो हमारे पास ट्रांसपायरेशन कम होगी। उसका रीज़न वाटर वेपर को अकाउंट में रखो, वाटर वेपर जो है वो वहाँ पे जमा हो जाता है, ठीक है, और डिफ्यूजन प्रेशर डिफ्लेक्ट कर जाता है। और जब हमारे पास विंडी वेदर होता है तो हमारे पास जितने भी जो एयर पार्टिकल, जो भी हमारे पास वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, वो सारे जमा नहीं हो सकते, क्योंकि जब हवा चल रही है तो वो अपने साथ हवा जो है वो वाटर वेपर्स को अपने साथ लेके चलती है। उसकी वजह से ट्रांसपायरेशन तेज़ी से हो रही होती है, क्योंकि कोई जगह ही नहीं होती किसी ट्रांसपायरिंग ऑर्गन के नज़दीक वो जो है वो जगह किसी जगह को एक्यूमुलेट कर ले, वो ईजिली अलाउ कर देता है पाथवे को, ठीक है। Now let's talk about the water availability. The transpiration rate is directly proportional to the absorption of water by the roots from the soil. A decrease in the water absorption causes the closure of stomata and wilting, thereby reducing the rate of transpiration. अगर तुम पौधे को ज़्यादा पानी दोगे, अब चाहे मैंने कहा था पहली वीडियो में बता चुका हूँ, चाहे वो इंसान हो या चाहे वो पौधे हों, अगर उन्हें यानी कि वो प्लांट्स हो या वो एनिमल्स, ठीक है, अगर उन्हें ज़्यादा कोई भी चीज़ एक्सेस में दोगे, हद से ज़्यादा दोगे, नीड से ज़्यादा दोगे, जितना चाहिए उससे ज़्यादा दोगे, तो फिर वो चीज़ बॉडी के लिए नुकसानदेह रहती है। यहाँ पर पानी आप पियो, जैसे आप पानी पीते हो, आप एक लिमिटेड अमाउंट में पानी पियो जितनी प्यास लग रही है। अब पानी पी लिया और प्यास नहीं लग रही, दैट्स ओके। पानी पी लिया फिर भी प्यास लग रही है, पानी पी लो। लेकिन पिए जा रहे हो पानी, प्यास लग नहीं रही है फिर भी पिए जा रहे हो, ज़बरदस्ती पी रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है? यूरिन ज़्यादा आता है। और ऑफकोर्स सिर्फ यूरिन ज़्यादा नहीं आता, आपकी जो सेल्स हैं उनकी टर्जिडिटी इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं, एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। लिमिटेड अमाउंट में पानी पी लो, जितना पी सकते हो, जितना तुम्हारी प्यास जब तक बुझ जाए फिर समझ जाना कहने कि ब्रेन ने सिग्नल दे दिया कि भाई इतना पानी पीना था, बस इट्स ओके। हमारे पे प्लांट्स में भी यही है। अब लोग जो वो सुबह भी पानी दे रहे हैं, दोपहर को भी पानी दे रहे हैं, फिर अलग से उनकी शाम में रूटीन बनी हुई है कि वो पौधों की इतनी केयर कर रहे हैं कि वो पौधों की नॉलेज ले नहीं रहे, उनको प्लांट से कोई नॉलेज नहीं है, बस ये कह रहे हैं कि मुझे पौधों से प्यार है तो मैं पानी दिए जा रहा हूँ, दिन रात पानी दे रहे हैं। इतना ज़्यादा पानी वाटर जो है वो खुद प्लांट के लिए भी
जो है वो अच्छी बात नहीं है। एक ऐसी चीज़ है कि लाइक प्लांट डेथ हो सकती है, डेथ के चांसेस होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ एक्सेस में अच्छी नहीं लगती। आपने पानी दिया, इट्स ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी दोगे तो ट्रांसपायरेशन रेट खुद ही इंक्रीज़ हो जाता है, और ये प्लांट को सिग्नल मिलता है कि ट्रांसपायरेशन का रेट इंक्रीज़ करो भाई, क्योंकि बहुत पानी आ चुका है और इतना पानी पूरे प्लांट को नहीं चाहिए होता। तो एक्सेस पानी को ट्रांसफायर कर दो, जितना हो सके ट्रांसफायर कर दो, ठीक है। अ डिक्रीज इन वाटर एब्जॉर्प्शन कॉजेज द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड विल्टिंग। जब पानी कम होगा या फिर नहीं होगा, वाटर वेपर की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो गई, तुम पानी नहीं दे रहे पौधे को, तो जो ट्रांसपायरेशन होती है ना वो फिर कम हो जाती है खुद ही। यानी कि अब तुम्हें समझ आ गया, पानी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। जितना कम पानी दोगे उतनी कम ट्रांसपायरेशन होगी। क्यों? अब भाई ये भी नहीं कहा हमने कि बिल्कुल भी पानी नहीं दो, तुमने बिल्कुल भी पानी नहीं दिया तो इससे तो पौधा मर सकता है। तो वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो, प्लस वो विल्ट कर जाता है। विल्ट का मतलब हम कहते हैं, विल्ट इन अ सेंस कि वो हम इस तरह से वर्ड यूज़ करें तो गलत नहीं है, मे बी उर्दू में मुरझा जाना, मुरझा जाना, ठीक है। यानी कि पौधा जो है वो अपने आप को जो है वो अपने आप को लाइक नीचे मुरझा जाता है, ठीक है, डाउनवर्ड्स अपनी जो है वो सरफेस कर लेता है। लीफ है तो वो कर्ल हो जाता है डाउनवर्ड्स, ठीक है। फ्लावर्स है तो वो कर्ल हो जाते हैं डाउनवर्ड्स। तो ये सब कर्लिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? उसका रीज़न ये कि सनलाइट की तरफ देखो, तुम पानी दे नहीं रहे और सूरज आ रहा है तो सूरज के सामने जो है वो विल्ट कर जाते हैं, और विल्टिंग परमानेंट हो गई तो फिर डेथ हो जाती है। तभी तो कहते हैं कि विल्टिंग नहीं होनी चाहिए। विल्टिंग का मतलब है तुम पौधे को पानी नहीं दे रहे तो वो कहाँ से लेगा पानी, वो ट्रांसपायरेशन नहीं जा रही है, पानी मिल नहीं रहा उसको प्रॉपर्ली, तो वो खुद विल्ट करता है, दे बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इस तरह से ट्रांसपायरेशन का रेट डिक्रीज हो जाता है। स्टोमेटा क्लोज हो गया, और स्टोमेटा क्लोज होने के बाद हमारे पास जो विल्टिंग है उसकी बदौलत क्या होता है, वो अपने जो वो चेहरे को नीचे कर लेता है, या फेस जो है वो फिर सनलाइट की तरफ नहीं होता, सनलाइट से नीचे हो जाता है फेस। तो उसकी वजह से क्या बेनिफिट होता है? बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास जो लीफ है जो कि कंटिन्यूस अभी सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा था, अब वो उतनी लाइट को भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, नीचे हो जाएगा, सेफ रहेगा, ठीक है। दैट इज़ द की पॉइंट यू नीड टू नो। और ये विल्टिंग परमानेंट हो गई तो फिर डेथ हो जाती है। परमानेंट विल्टिंग इज़ बेसिकली डेथ। तो ये पॉइंट तुम याद कर लो। ओके, सो वाटर अवेलेबिलिटी का डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। Now let's talk about the surface area of the leaf. Surface area of the leaves मैंने अभी आपको बताया, और आई डो नॉट नीड टू नो कि मैं आपको जो है वो ये चीज़ को इतनी डिटेल से बताऊँ। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी समझ चुके हैं, पर फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि surface area of the leaf है। अगर वो देखो, अ लीफ हैविंग मोर सरफेस एरिया विल शो मोर ट्रांसपायरेशन रेट दैन द लीफ विद अ लेस सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया कम है किसी चीज़ का, देखो थिकनेस की बात नहीं हो रही है, अभी बात थिकनेस पे नहीं आई, अभी तो देखो थिक और थिन की तो बात ही नहीं है ना। तुम्हें खुद पता है कि अगर थिक है तो फिर ट्रांसपायरेशन का कम होती है, थिन है तो ट्रांसपायरेशन जल्दी हो जाती है। बात हो रही है सरफेस एरिया की, कि वो कितना फैला हुआ है। अगर तो सरफेस एरिया छोटा है, कम है, तो फिर ट्रांसपायरेशन कम होगी। अगर वो सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा है तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है। तो ट्रांसपायरेशन का सरफेस एरिया से डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है या पॉजिटिव कोरिलेशन है, एंड दैट्स द की पॉइंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ओके, नाउ अब इसमें थोड़ा सा चेक करो, द स्टोमेटा व्हेन इट इज़ क्लोज्ड एंड स्टोमेटा व्हेन इट्स ओपन। और यहाँ पे तुम्हें एक ऑर्गेनेल्स भी दिखाया हुआ है, 1 2 3 4 5 दैट्स मेंशन यू। 1 इज द न्यूक्लियस, सेकंड इज द क्लोरोप्लास्ट, थर्ड इज द वैक्यूल, फोर्थ इज द गार्ड सेल्स, एंड फिफ्थ इज द सेल वॉल। एक मिनट, यप, 4 इज द गार्ड सेल्स। ओके, सही है। बेसिकली 4 is the guard cells. Fourth basically is a cytoplasm of the guard cell, क्योंकि you know both structures are guard cells, ठीक है। यानी कि 2 गार्ड सेल्स होते हैं और उनके बीच के स्पेस को स्टोमा कहते हैं। स्टोमा खुद एक स्ट्रक्चर नहीं है। देखो, हमारे पास जो स्टोमा है ना, वो क्या चीज़ है? ओपनिंग एंड क्लोजर। ये जो ओपनिंग है ना, ये जो तुम सेकंड बी में देखो, स्टोमा इज ओपन, इस बी के स्टोमा ओपन में ये जो बीच में तुम एरिया देख रहे हो ना, दोनों जो हमारे पास जो दोनों सेल हैं जो कि गार्ड सेल्स हैं, जब ये आपस में सी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो सी स्ट्रक्चर बनाने की वजह से क्या हो रहा है, इनके बीच में एक स्पेस खुल रहा है, एंड दिस स्पेस बेसिकली इज़ नोन एज अ स्टोमा। ये ओपनिंग होती है और यहाँ से जो वाटर वेपर है वो आउट भी जा रहा होता है और इन भी आ रहा होता है, और यहीं पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी एंटर और एग्जिट हो रहे होते हैं। दिस पोर्शन इज कॉल्ड स्टोमा। ये जो 2 स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए, दैट्स नॉट स्टोमा, दैट्स द गार्ड सेल्स। और द फोर्थ दैट इज शोन टू यू इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द गार्ड सेल, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तुम याद करो। एंड व्हेन दैट द स्टोमा इज क्लोज, तो फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन में रहता है, यानी कि
रिलैक्स फॉर्म में रहता है। लेकिन जब बी में देखो तो स्टोमा हमारे पास ओपन है, यानी कि टर्जिड हो जाते हैं दोनों गार्ड सेल्स। जब दोनों गार्ड सेल्स टर्जिड हो गए हैं तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि अब स्टोमा खुल जाता है। तो और देखो आउटर सरफेस है ना स्टोमा की सॉरी गार्ड सेल्स, दोनों गार्ड सेल्स की जो आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस हमारे पास क्या शो कर रही है, बल्ज आउट हुए में ना ये। So that is basically the key point, and this is all the structure. Stoma closed, stoma open. Stoma का फिर बैठा लो कि ये दो जो तुम्हें सामने structure शो किए हुए, this is not the stoma. ये जो second structure में बीच में खुला हुआ है and that is not even labeled over here, लेकिन बीच में जो gap है ना space, whitish space, that is a stoma. और ये दोनों तो आपस में guard cells है, और ये जो fourth mention है that is the cytoplasm of the guard cell, not the guard cell exactly, पर that's also written clear कि यार ये दोनों तुम्हें दो guard cells शो करें. So I hope you understand each and everything about it, and that's all about it. So कोई कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में, इस चैप्टर में कहीं पे भी किसी भी जगह पे मुश्किल हुई हो, so just comment me, I'll message you, and do subscribe to the channel. Do not forget to click on the bell icon to be notified on time. I'll see you in the next video. Till that, take care.